हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 15वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 14 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शांभवी के हाथ से फोन छूटकर उसकी गोद में गिर गया था, लेकिन कॉल अभी भी चल रही थी। दूसरी तरफ से अनिमेष लगातार बोले जा रहा था, हेलो शांभवी, क्या हुआ मेरी नन्ही सी जान को? आवाज़ नहीं निकल रही। अभी तो बड़ा बोल रही थी, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए, मैं परेशान हो गई, मेरा मन नहीं करता तुमसे बात करने का, ब्ला ब्ला। क्या हुआ बेबी? वीडियोस देखकर फिर से मेरी दीवानी हो रही हो क्या? कि हाय क्या बंदा है, मुझे तो याद ही नहीं आया कितना मज़ा आता था। ऐसा सोच रही हो ना? तो बेबी टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना, मैं हूँ ना अपनी जान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मैं करूँगा ना तुम्हें बेइंतहा प्यार, बस जल्दी से वापस आ जाओ बेबी। मैंने एड्रेस भेजा है, बस वहाँ आती रहना, फिर देखना मैं कितना अच्छा फील करवाता हूँ तुम्हें। जन्नत की सैर करवाऊँगा तुम्हें, जन्नत की। तुम भी क्या याद रखोगी कि कितना अच्छा पार्टनर मिला है। पिछली बार तो बहुत सी चीज़ें मैंने की ही नहीं थी, लेकिन अब सब होगा सब कुछ। तुम और भी ज़्यादा एंजॉय करोगी बेबी, बहुत ज़्यादा। तुम बोलती हो ना कि तुम्हें सेक्स के नाम से चिढ़ होती है, तुम्हें घिन आती है इन सब से, तुम्हारा मन नहीं करता। तो आई प्रॉमिस मेरी जान, तुम्हें इतना पसंद आएगा कि एक बार को खाना खाना भले ही छोड़ दो, भूखी रह लो, लेकिन सेक्स ये तो तुम्हें हर हाल में चाहिए होगा। एडिक्शन एडिक्शन हो जाएगा तुम्हें इसका। प्रॉमिस, बस जल्दी से आ जाओ। हाय, अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं होता। तुम्हारी हॉटनेस कसम से तड़पा रही है मुझे। ये वीडियोस देखकर तो बस क्या बताऊं कैसे रह रहा हूँ। बस इसी वजह से तो कोई और पसंद नहीं आती। तुम्हारी जवानी का मजा लूटने में अलग ही सुकून है मेरी जान। तुम्हारा गोरा रंग, तुम्हारे हर बॉडी पार्ट की गर्मी महसूस करता हूँ मैं। और एक बात बताऊं, जब तुम आओगी ना मुझसे मिलने, तो देखना इस बार हम और अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ढेर सारे न्यू एक्सपेरिमेंट, न्यू पोजीशंस, तुम्हें भी सब नया फील होगा। मुझे बहुत बड़ा कलेक्शन तैयार करना है हमारे प्यार का। तुम्हें पता है ना बेबी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? नहीं पता तो इस बार पता चल जाएगा। तुम मुझे एक पल के लिए भी नहीं भूल पाओगी, बिल्कुल भी नहीं। और और मुझे ना वाइल्ड रोमांस करना है। आई नो तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। जबकि हल्की हल्की चोटें आएगी, दर्द होगा, तो बहुत मज़ा आएगा। बस तुम आ जाओ जल्दी से। अनिमेष बिना रुके बड़बड़ाए जा रहा था और साथ में सिसकारियाँ भी भर रहा था। इस दौरान वो सारी पिक्स वीडियोस देखते हुए उससे बात कर रहा था। उसकी ये सारी बातें सुनकर कोई भी कह सकता था कि उसकी मानसिकता किस हद तक विकृत है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सेक्स ही घूम रहा था और उसके आगे उसने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी। उसे इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही वो देखना चाहता था। क्या हुआ शांभवी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम भी यही सब चाहती हो ना, बेड पर अच्छी परफॉर्म देने वाला पार्टनर, है ना? बोलो ना कि तुम भी मेरी जितनी ही बेताब हो। अरे बोलो ना यार, हेलो हेलो, बोलो ना। तुम फिर से कोई जवाब नहीं दे रही, तुम फिर मुझे इग्नोर कर रही हो। फिर से तुम्हारा ड्रामा स्टार्ट। कोई बात नहीं, आखिर कब तक करोगे ये सब? तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, हाँ आना ही होगा। बाय बाय, एंजॉय योर ट्रिप, उसने अजीब तरह से हंसते हुए कहा और कॉल कट कर दी। शांभवी मेरी जान, तुमने बड़े ही सस्ते में लिया है अपने आशिक को, अब इसकी महंगी सजा तो चुकानी ही पड़ेगी ना तुम्हें। अब देखता हूँ कि तुम आखिर कैसे नहीं मानती हो। अब तो तुम दौड़ कर आओगी मेरे पास, तुम्हारा दिल चाहे या ना चाहे, पर तुम मुझे खुश तो ज़रूर करोगी। हाँ हाँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा आशिक हूँ ना, प्यार करता हूँ तुमसे, तो तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। पक्का, पर तुम्हें आना तो ज़रूर पड़ेगा। इसमें मैं कोई रियायत नहीं बरतूँगा, क्योंकि तुम पूरी दुनिया के सामने तो खुद को बेइज्जत हो नहीं परवाह करोगी, लेकिन तुम्हारे मम्मी-पापा, उनके सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम उनसे ही नज़रें नहीं मिला पाओगी, जिन्होंने तुम्हें बचपन से ऐसे पाला और इतना भरोसा किया, और ना ही तुम उनका सिर झुकने दोगी। और इसके लिए तुम मेरे तो क्या, मैं जिसके बोलूँगा उसके बिस्तर पर उतार कर पहुँच जाओगी।
ओ मेरी जान, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए होंगे ना। ना मेरी रानी ना, मैं नहीं चाहता तुम्हें कभी इस तरह से मजबूर करना, लेकिन तुमने कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मेरे लिए। तो अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी और के पास तो नहीं भेजूंगा। आखिर मेरा भी तो दिल जलता है ना। वो अपने रूम में बड़ा बड़बड़ा रहा था। इस वक्त वो एक सनकी इंसान की तरह रिएक्ट कर रहा था। वो प्यार की बात कर रहा था, लेकिन सच तो ये था कि उसे प्यार का मतलब ही नहीं समझ आ रहा था। उसके लिए प्यार तो बस फिजिकल नीड्स तक ही सीमित होकर रह गया था, और इस वक्त बस उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था। इधर दूसरी तरफ शांभवी की गोद में फ़ोन पड़ा हुआ था। कुछ देर तक उससे अनिमेष की हल्की आवाज़ आ रही थी, लेकिन फिर बंद हो गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो चीखना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंठ से आवाज़ ही ना निकल पा रही हो। काफ़ी देर तक उसे अपने चारों दुनिया घूमती हुई सी महसूस हो रही थी। उसे एक बार फिर से अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों से आज तक सब कुछ याद आ रहा था। उसने बहुत प्यार किया था अनिमेष को, लेकिन आज उसे ये शब्द देखने को मिल रहा था। उसने हमेशा से कितना भरोसा किया था उस पर। यहाँ तक कि जब उसने उसे धोखा दिया, तब भी एक बार भी उसके मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। अब तक भी उस पर इतना यकीन था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन कम से कम उसके बेइंतहा प्यार के बदले वो ऐसा तो नहीं करेगा। उन दोनों के बीच के पलों को वो पूरी दुनिया के सामने लाने की बात कर रहा था। उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जिस्मानी आग बुझाने के लिए। पर उसके लिए तो उसके पास और भी तरीके थे। दूसरे के पास भी जा सकता था। फिर ये क्या था और क्यों, ये शांभवी को समझ नहीं आ रहा था। अब तक तो मन के किसी कोने में उसे एनिमल्स को ऐसे छोड़ देने के फैसले का बुरा भी लग रहा था। शायद यही वजह थी कि इतनी कोशिशों के बाद भी वो पूरी तरह से उससे अलग नहीं हो पाई थी। लेकिन अब नहीं। अब उसे यकीन हो गया था कि उसका फैसला बिल्कुल सही था, और ये फैसला उसे कब का ले लेना चाहिए था। हाँ, लेकिन आज जब वो अपने निर्णय पर पूरी तरह दृढ़ हो चुकी थी, तो आज से ये शब्द अब उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पुलिस की हेल्प ले सकती थी, लेकिन अगर वो वायरल कर देता और उसके मम्मी-पापा को इस बारे में पता चल सकता था, और फिर वो किस तरह उनका सामना कर पाती। उसे हर ओर बस अंधकार ही नज़र आ रहा था, जिसमें सारे रास्ते खो चुके थे। यही कारण था कि अब उसकी हालत खराब हो रही थी। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें झिलमिला रही थी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आसपास सभी लोग अपने में मस्त थे। यहाँ की अलका भी बिजी थी। इस वजह उसने भी नहीं देखा। लेकिन तभी किरण मैम से बात करने के बाद उधर से आते हुए शारव की नज़र शांभवी पर पड़ी। उसने अपने दोनों हाथों से सिर को पकड़ रखा था और अधखुली आंखों से ऊपर आसमान की ओर देख रही थी। उसे इस हालत में देखकर सारव घबरा गया। वो दौड़कर शांभवी के पास पहुंचा। शांभवी, व्हाट हैपेंड विथ यू? क्या हुआ? शांभवी, आर यू ओके? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? सिर को क्या हुआ? क्यों पकड़ रखा है तुमने? उसने उसके पास बैठते हुए पूछा, लेकिन शांभवी कुछ नहीं बोली। उसका चेहरा भी लाल हो गया था। शांभवी, क्या हुआ? बोलो ना कुछ, तुम डरा रही हो मुझे। शांभवी यार, कुछ तो बोलो। उसने उसे जोर से पकड़कर हिलाया, तो जैसे वो जमीन पर गिरी हो। उसकी आंखों से एकदम आंसू बह निकले। वो आंखें फाड़कर देखने की कोशिश कर रही थी। अभी भी उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। शांभवी, होश में आओ, क्या हुआ? एक मिनट, तुम पहले पानी पियो और अपना मुंह धो। ये लो। शारव ने बोतल की कैप खोलकर उसे पकड़ाते हुए कहा, और एक हाथ से उसको कंधे से पकड़ लिया। शांभवी ने कांपते हाथों से बोतल ली और अपने मुंह पर छींटे मारे। उसके बाद उसने थोड़ा सा पानी पिया। अभी वो थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन डर और बेचैनी अभी भी कायम थी। मुंह पोंछो। शारव ने उसकी तरफ रुमाल बढ़ाया, जिसके बाद उसने अपना चेहरा पोंछा, और फिर उसने शारव की ओर देखा। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। शारव ने देखा आसपास किसी का भी ध्यान उन पर नहीं था। अब ठीक हो? शारव ने पूछा, तो उसने गर्दन हिला दी। क्या हुआ? बोलो अब, क्यों रो रही हो? उसने पूछा, लेकिन शांभवी उसे टुकुर टुकुर देखते हुए रोए जा रही थी। शांभवी, प्लीज टेल मी, हुआ क्या है? प्लीज बताओ, मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है।
उसने एक बार फिर से पूछा, लेकिन शांभवी ने जवाब नहीं दिया। तो तुम पहले अपने आंसू पोंछो, देखो यहाँ शब है, और बताओ मुझे क्या हुआ है। तुम बता रही हो या नहीं? आई नो कोई तो बात है जिस वजह से तुम इतना रो रही हो। बताओ मुझे। वो काफ़ी परेशान था। मैं आपसे अकेले अकेले में बात करना चाहती हूँ, उसने हिचकियाँ लेते हुए कहा। अकेले में? क्या हुआ? किस बारे में? ऐसी क्या बात है? प्लीज, उसने रोते हुए कहा। ओ ओके ओके, चलो उठो, आओ मेरे साथ, शारव ने इधर उधर देखते हुए कहा। चूंकि वो लोग वहाँ देर तक रुकने वाले थे, इसी वजह से सब बिल्कुल निश्चिंत थे, आराम से इधर उधर टहल रहे थे या बैठे हुए बात कर रहे थे। कुछ लोग मंदिर के पास वाले पेड़ों की ओर भी थे। सारव के कहने के बाद शांभवी धीरे से उठी और अपने आंसू पोंछते हुए अपना फोन उठा लिया। उसके बाद वो सारव के पीछे चल दी। वो मंदिर के पीछे की तरफ बढ़ा, जहाँ से जंगल स्टार्ट होता था। इधर कोई था भी नहीं, तो उसके बात करने के लिए ये सही जगह थी। क्या हुआ बताओ अब? सारव ने पूछा। तो वो दोनों पेड़ के पास खड़े थे। क्या हुआ बोलो भी? उसने फिर पूछा, तो शांभवी जवाब देने की बजाय उसके सीने से लग गई और रोने लगी। शांभवी, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज बताओ यार, शारव ने उसके सिर को सहलाते हुए पूछा, लेकिन शांभवी ने उसे कस के जकड़ लिया और बुरी तरह से रोने लगी। इस दौरान वो कांपने भी लगी थी। सारा समझ गया था कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उसने भी उसे कस के अपनी बाहों में भींच लिया, बिना कुछ सोचे। शांभवी की हालत देखकर उसकी आंखों में भी आंसू झिलमिलाने लगे थे। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही उसके गले लगकर रोती रही। बोलो तो सही, क्या बात है? शांभवी, तुझे मेरी कसम, प्लीज बता, मुझे बहुत अजीब लग रहा है सच्ची। कुछ तो गड़बड़ है यार, बता ना। उसने उसे खुद से अलग करके उसके आंसुओं से भरे हुए चेहरे को पोंछते हुए पूछा। वो उसने कुछ भेजा है, वो अपनी आंखें झुकाकर धीरे से बोली। क्या? वो मैं बता नहीं सकती। मैं कैसे बताऊं आपको, समझ नहीं आ रहा। शांभवी, मैं कुछ भी होने से पहले तेरा दोस्त हूँ यार। तुम अपने दोस्त से कुछ भी शेयर कर सकती हो। प्लीज बताओ क्या भेजा है एनी ने? एक मिनट, कहकर उसने अपना फोन निकाला। बचाओ, शांभवी उसे दिखाने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से उन्हें एक चीख सुनाई दी। हालांकि ये चीख इतनी तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ शांति होने की वजह से ये सुनाई दे गई थी। वो दोनों ही चीख सुनकर चौंक गए थे। आपने वो चीख सुनी? शांभवी ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मतलब तुमने भी सुनी, लेकिन यहाँ यहाँ किसकी चीख हो सकती है? सारव शांभवी को साइड करके इधर उधर देखते हुए बोला। पता नहीं, लगता है कोई मुसीबत में है। चले क्या? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस दौरान वो शांभवी वाली बात को पूरी तरह से भूल चुके थे। सर, कोई तो है, चलिए देखते हैं, शांभवी ने कहा। तो वो दोनों आगे जंगल की तरफ इधर उधर देखते हुए बढ़ने लगे। कुछ देर में शाम हो जाएगी तो दिक्कत होगी, जल्दी चलो। सारव सावधानी से आगे बढ़ रहा था। इस दौरान उसने शांभवी को अपने पीछे कर रखा था। प्लीज हेल्प, वो आवाज फिर से आई। उधर उधर से आ रही है आवाज। सारव ने घने पेड़ों की ओर इशारा किया, जिसके बाद वो दोनों बिना आवाज किए इधर उधर बढ़ने लगे। सर, आई थिंक कोई लड़की है। हे भगवान जी, उसे सेफ रखना, शांभवी हाथ जोड़ते हुए बोली। शांत। तभी शारव ने अपने मुंह पर अंगुली रखकर कहा और दूसरी तरफ इशारा किया, जिसके बाद शांभवी ने सिर हिलाया और उसके साथ चुपचाप चलने लगी। कुछ आगे पहुंचकर सारव ने शांभवी को एक झाड़ी के पीछे खींच लिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। शांभवी ने जब आंख के इशारे से पूछा, तो उसने सामने की तरफ इशारा कर दिया और अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। ओह माय गॉड, ये लोग कौन है? वो सामने देखकर फुसफुसाई, क्योंकि सामने का नजारा चौंकाने वाला था। वहाँ 6 मास्क पहने हुए लोग थे, जिनमें से एक ने एक लड़की को पकड़ रखा था और एक 28-29 साल का लड़का अकेले उन सब से लड़ रहा था। वो लड़का बहुत तेजी से उन पर लात घुसे बरसा रहा था। इसी वजह से उनका ध्यान आसपास न होकर सिर्फ उस लड़की पर ही था, लेकिन वो 6 होने की वजह से उस पर भारी पड़ रहे थे। तुम यहीं रुकना, मैं जाता हूँ। तुम पुलिस को भी कॉल कर दो और जैसे ही मौका मिले तुम उस लड़की को ले आना, ओके? शारव ने शांभवी को समझाया।
तो उसने गर्दन हिला दी। वो आगे बढ़ता तभी शांभवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ध्यान रखिएगा, उनके पास वेपन्स भी हो सकते हैं। डोंट वरी, मैं जाता हूँ, उसने कहा। इधर उनमें से एक आदमी एक मोटे डंडे से उस लड़के पर वार करने के लिए पीछे से बढ़ा। रुद्र! वो लड़की उसे देखकर जोर से चीखी, लेकिन उसके पास खड़े दूसरे गुंडे ने उसका मुंह पकड़ लिया। ये सब देखकर शांभवी की भी चीख निकलने वाली थी, लेकिन तब तक पीछे से शारव ने हवा में उछलकर वो डंडा पकड़ लिया। उसने उससे झटके से डंडा छीना और घुमाकर उसके जोर से दे मारा। वो आदमी चीखते हुए जमीन पर गिर गया। शर्म नहीं आती 6 लोग मिलकर एक आदमी को पीट रहे हो, सारव ने कहा। तब रुद्र ने भी उसकी तरफ देखा। सारव उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, पार्टनर, आज बिना डिटर्जेंट के चमकाने वाली धुलाई करनी है, शुरू हो जाओ, उसने कहा। और उसके बाद दोनों उन गुंडों पर मिल पड़े। जहाँ सारव डंडे से उन्हें पीट रहा था, वहीं रुद्र अपने हाथ पांव चला रहा था। तभी एक आदमी की लात से सारव लड़खड़ा गया और उसके हाथ से डंडा छूट गया। बड़ा शौक चढ़ा था मददगार बनने का। इन दोनों को तो आज जाना ही था, लेकिन अब तुम भी जाओगे, कहते हुए उसने सारव के सिर पर डंडा मारने की कोशिश की। सर! शांभवी की घुटी-घुटी सी चीख निकल गई। लेकिन तभी रुद्र ने दूसरे आदमी को जोरदार मुक्का मारा और सारव को साइड में करके जमीन पर लेटते हुए एक जोरदार किक उसके घुटने पर मार दी, जिससे वो मुंह के बल गिर गया। तब तक सारव भी संभल चुका था। उसने मुस्कुराते हुए रुद्र को देखा और एक बार फिर उन सब से दोनों भिड़ गए। अदिति को ले जाएगा, साले तेरी तो! रुद्र चिल्लाते हुए उन्हें पीट रहा था। वो दोनों अब उन सब पर भारी पड़ रहे थे। तभी अदिति को पकड़कर रखने वाला आदमी भी उसे छोड़कर उनसे लड़ने लगा। आज तो तुम लोग गए, हम भी पीटेंगे और अभी पुलिस भी आकर तुम्हारी खातिरदारी करेगी, सारव ने एक जोरदार मुक्का एक मास्क मैन के चेहरे पर जड़ते हुए कहा। सॉरी बॉस, अब हम नहीं लड़ सकते। ये दोनों तो आवारा सांड जैसे हैं, तोड़ डालेंगे, आप भी चलो, उनमें से एक बोला और जंगल की तरफ भाग गया। अबे कहाँ भाग रहा है, रुक ना, पीछे से रुद्र चिल्लाया। रुक, मैं भी आया, तभी एक दूसरा भी बोला और अपनी कॉलर रुद्र से छुड़ाकर भाग गया। इधर शांभवी ने भी तुरंत अदिति के पास पहुंचकर उसे साइड में कर लिया। आर यू ओके? उसने अदिति से पूछा तो वो रोने लगी। मैं ठीक हूँ, उसने रोते हुए कहा। शांभवी ने देखा कि इस हाथापाई के बीच अदिति की गर्दन पर भी खरोंचे आई थी। उसने उसे गले से लगा लिया। डोंट बी वरी, ये लोग देख लेंगे, आप संभालिए अपने आप को, उसने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। दूसरी तरफ शारव और रुद्र से बुरी तरह पिटने के बाद 5 गुंडे तो भाग चुके थे, लेकिन जिसे वो लोग बॉस बता रहे थे वो अभी उनके हाथ में ही था। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को उठाने की? रुद्र ने उसे मुक्का मारते हुए कहा, जिसके बाद वो सीधा सारव के पास गिरा। वो उठकर संभलता उससे पहले ही सारव ने उसे उठाकर एक घुसा जड़ दिया, जिससे वो वापस रुद्र के पास पहुंच गया। वो उसे ऐसे ही पीट रहा था, तभी शारव ने उसे पीछे से पकड़ लिया। भाई रुक जाओ, पहले इसकी मुंह दिखाई तो कर लो, नेक ही दिए जा रहे हैं तब से, सारव ने कहा तो रुद्र उसका मास्क निकालने की कोशिश करने लगा। इस बीच उसका हाथ खाली रह गया और यही गलती हो गई। उसने अपनी गन निकाली और फायर कर दी। फायर की आवाज़ सुनकर वो सब चौंक गए और इतने में उसने उनसे थोड़ा दूर हटकर रुद्र पर पिस्टल तान दी। मेरी तरफ मत बढ़ना वरना मैं गोली मार दूंगा, चुपचाप इस लड़की को मेरे साथ जाने दो, उसने कहा। अबे तेरी तो लड़की को ले जाएगा, सारव उसकी तरफ बढ़ा, तभी रुद्र ने उसे रोक लिया। नहीं भाई, इसे तो मैं बताता हूँ, कहते हुए रुद्र उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसने फायर कर दी। रुद्र नहीं! अदिति और शांभवी दोनों की ही चीख निकल गई थी, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि रुद्र और सारव दोनों जमीन पर पड़े थे। शारव ने उसकी अंगुलियों की हरकत देख ली थी, इसी वजह से उसने रुद्र को नीचे गिरा दिया था। शांभवी और अदिति दौड़कर उन दोनों के पास पहुंची। उठिए, आप दोनों ठीक तो है ना? दोनों ने उन्हें उठाते हुए कहा। वो कहाँ गया? जैसे ही वो संभल कर खड़े हुए, रुद्र ने पूछा, क्योंकि तब तक वो आदमी वहां से भाग चुका था। छोड़ो उसे, आप ठीक हो ना? कहते हुए अदिति ने रुद्र को हक कर लिया और रोने लगी। इधर शांभवी भी डर की वजह से सारव से लिपट गई थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे
उन दोनों ने भी उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उनका सिर और माथा चूम लिया। मैं ठीक हूँ, रो मत, शारव ने धीरे से कहा। इधर रुद्र भी अदिति को चुप करवाने में लगा हुआ था। अदिति, अरे पागल, ठीक हूँ मैं। क्या जरूरत थी उनसे ऐसे भिड़ जाने की, कुछ हो जाता तो। वो अभी भी रो रही थी। तो क्या तुम्हें ले जाने देता, और जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम ज्यादा मत सोचो। बोलते हुए उसने सारव की ओर देखा और फिर दोनों मुस्कुरा पड़े, क्योंकि वो दोनों ही रोए जा रही थी। उन्होंने किसी तरह उन्हें चुप करा के खुद से अलग किया और फिर रुद्र शारव की ओर बढ़ा। थैंक यू भाई, आपने वक्त पर आकर हमारी हेल्प की, वरना तो पता नहीं, उसने अपना हाथ बढ़ाकर कहा। भाई भी बोल रहे हो और थैंक यू भी, ये तो मेरा फर्ज था, और मुझे तो लगता है आप अकेले ही उन्हें पीट देते। मैं तो बस क्रेडिट लेने के लिए कूद पड़ा था, सारव ने हंसते हुए कहा और हाथ मिलाने की जगह उसे गले लगा लिया। अच्छा सारव जी, किरण मैम, सांभवी, अभी हमें निकलना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सारव, आप मेरा कार्ड रख लीजिए, वक्त मिला तो फिर जरूर मिलेंगे। अभी चलते हैं। रुद्र ने उन सबसे इजाज़त ली। ओके, ध्यान रखना आप दोनों। सारव ने हाथ मिलाया। बाय सांभवी, नाइस टू मीट यू। अदिति ने भी मुस्कुराकर शांभवी को गले से लगा लिया। बाय, प्लीज टेक केयर, शांभवी ने कहा। उसके बाद वो सभी को बाय बोलकर अपनी कार से वहां से निकल गए। सारव जी, वैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत प्यारे थे। ऐसा लगता है जैसे जल्दी ही शादी हुई होगी। कितना प्यार है दोनों में, कितना ख्याल भी रखते हैं एक दूसरे का। आपकी वजह से इनसे मिल पाए हम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ हिडिंबा इन पर अपनी कृपा बनाए रखी। रुद्र और अदिति के जाने के बाद मुस्कुराती हुई किरण मैम बोली। जी सही कहा आपने, बहुत स्वीट है। अच्छा सारव जी, अभी तो काफ़ी टाइम है, आसपास कोई और अच्छी जगह हो तो बताइए, वहाँ चलते हैं। मैम अभी, हाँ अभी सूर्यास्त होने में टाइम है, सो हम बुल सनसेट पॉइंट पर चल सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, सारव ने बताया। अच्छा तो ठीक है, फिर चलते हैं, चलिए। स्टूडेंट्स इधर आइए आप सब, कहते हुए मैम सभी स्टूडेंट को इकट्ठा करने लगी। तभी सारव की नज़र शांभवी पर पड़ी। उसे देखकर एक बार फिर से सारव को वो बात याद आ गई कि शांभवी उसे कुछ दिखाना चाहती थी। करीब 25 मिनट के बाद वो सब सनसेट पॉइंट पर थे। वहाँ का दृश्य सचमुच अद्भुत था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ थे। सूरज पश्चिम के आसमान में पहुंच चुका था, जिससे उसकी सुनहरी रोशनी एक के बाद एक सुंदर माला के रूप में पिरोए हुए पहाड़ों के बीच में से आ रही थी। बर्फ होने की वजह से वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर उस सीन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। ज़्यादातर लोग उस नज़ारे को अपने फ़ोन के कैमरे में कैद कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं, इससे भी खूबसूरत कुछ था जो शारव की आंखों के सामने था। सामने सांभवी कुछ दूर सबसे अलग थलग एक उभरी हुई चट्टान पर बैठकर खामोशी से उस नज़ारे को देख रही थी। उसे देखकर सारव के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे की चमक कुछ कम हो गई है। शांभवी की आंखों में उसे एक अजीब सी उदासी नजर आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस वक्त वो ये सब देखकर जरा भी खुश है। उसके भीतर की मायूसी उसके चेहरे पर बयां हो रही थी, जिसे सारव ने भांप लिया था। उसे फिर से याद आ गया था, वो कुछ बता रही थी एनी को लेकर। उसे उसका रोना भी याद आ गया था। वो शांभवी को ऐसे देख नहीं पा रहा था, इसीलिए अब सारव बेसब्री से जानना चाहता था कि आखिर क्या बात थी। उसने देखा तो शांभवी के आसपास और भी लड़के लड़कियां थे, इस वजह से फिलहाल तो वो उससे बात नहीं कर सकता था। वो बेचैनी से इस वक्त बस उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा था। सारव कुछ देर तक उसके अकेले होने का इंतजार करता है ताकि वो उससे बात कर सके। कुछ देर बाद उसने देखा शांभवी के आसपास वाले लोग इधर उधर हो गए हैं, अब वो उससे बात कर सकता है। तो वो उसके पास चला गया। वो जाकर उसके पास ही बैठ गया। उसने एक नज़र शांभवी को देखा, वो चुप थी। हालांकि उसे पता चल गया था कि वो उसके पास आकर बैठा है। शांभवी अपना फ़ोन दो, दिखाओ उसने क्या भेजा है, उसने शांभवी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। तो शांभवी ने उदास होकर उसकी ओर देखा। उसे बहुत अजीब लग रहा था, इस वजह से वो उसे दिखाना नहीं चाहती थी। सर रहने दीजिए ना, मैं कैसे दिखाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा,
वो धीरे से बोली, सांभवी, मैंने तुम्हें अपनी कसम दी थी, याद है ना? फिर भी तुम नहीं बताना चाहती। और एक बात बताओ, तुम अपने आप को इतना क्यों रोक रही हो? क्या है ऐसा? तुम्हें अच्छे से पता है ना, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। तुमने मुझसे क्या कुछ शेयर नहीं किया है, तो फिर अब क्यों नहीं बता रही हो? हाँ, मैं बताती हूँ कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें सामने आएगी तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और तब भी आप मुझे इतना ही अच्छा समझेंगे, इतनी ही रिस्पेक्ट देंगे, ये भी नहीं पता। तुम चुपचाप दिखाओ मुझे, बाद में डिसाइड करेंगे कि मैं क्या करूँगा और क्या नहीं। उसने उसे आंखें दिखाते हुए फिर से कहा तो शांभवी ने कांपते हाथों से फ़ोन की गैलरी ओपन की और उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया। इस दौरान उसकी आंखें भर आई थी। शांभवी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया था, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन की ओर देखा तो उसमें उसके सारे फोटोज और वीडियोज सामने थे। वो शब्द देखकर सारव ने तुरंत अपनी आंखें भींच ली। सरसरी निगाहों से ही उसे इतना कुछ दिख गया था कि क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने गलती कर दी थी। ये देखकर वो सब कुछ समझ गया था कि उसमें क्या था। उसने तुरंत फोन शांभवी की ओर बढ़ा दिया। व्हाट इज दिस? तुम बोलकर नहीं बता सकती थी ये सब मेरे सामने? बोलते हुए भी उसे तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। ये सब उसके लिए भी तकलीफ दे था। आई एम रियली सॉरी सर। मैं कैसे कैसे बताती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो नजरें नीची करके बोली। इस दौरान उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर नीचे गिर रहे थे। उसे सारव से नजरें मिलाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कुछ पलों के बाद सारव ने आंखें खोलकर शांभवी की तरफ देखा तो वो बुरी तरह से रो रही थी। हालांकि उसने मुंह पर हाथ रखकर उसने अपनी आवाज को रोक लिया था। सारव ने आसपास देखा। वो लोग बाकी सबसे कुछ दूर थे और आसपास चट्टानें और कुछ झाड़ियां भी थी, जिस वजह से वो उन्हें क्लियर नहीं देख सकते थे। सारव शांभवी की तरफ मुड़ा और उसे हग करने की कोशिश की, लेकिन शांभवी ने अपने हाथों से उसे दूर कर दिया। मत कीजिए शांभवी, प्लीज चुप हो जाओ यार। बताओ मुझे क्या हुआ है? क्या बोल रहा है वो ये सारी चीजें दिखाकर? प्लीज बोलो, उसने पूछा। वो बोल रहा है कि मुझे अब उसके हिसाब से चलना होगा। मीन्स जब भी वो मुझे बुलाएगा तो मुझे जाना होगा। वो रोते हुए बता रही थी। कह रहा था कि मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ। मैं जो कहूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा, और मैंने अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो ये सब कुछ वायरल कर देगा, मेरे मम्मी पापा को दिखाएगा। उसकी आंखों से आंसू बदस्तूर बह रहे थे। उसकी बात सुनकर शारव का खून खोल उठा था। उसने जोर से पास पड़े पत्थर पर लात मारी और साथ ही चट्टान पर हाथ दे मारा। क्या कर रहे हो? पागल है क्या? लग जाएगी। शांभवी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। लग जाएगी नहीं, लग चुकी है, छोड़ो तुम। सारव ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा। शांभवी डबडबाई आंखों से उसे देख रही थी, लेकिन सारव को अब उस पर भी गुस्सा आ रहा था। तुम पागल हो क्या? अकल नहीं है तुम्हें? तुमने ऐसा किया ही क्यों? बच्ची नहीं हो तुम कि कुछ समझ नहीं आता? इतनी बड़ी हो चुकी हो, लेकिन जरा भी समझ नहीं है। तुम ना सच्ची में, मुझे उससे ज़्यादा तो तुम पर गुस्सा आ रहा है। मन कर रहा है दो झापड़ लगाऊं कान के नीचे। कोई इतना पागल होता है क्या? वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था और तुम करने दे रही थी। अरे वो क्या, खुद तुमने भी तो भेजी है ना न्यूड पिक्स। तुम ना, उसने उसे जोर से डांटते हुए कहा, जिससे शांभवी एकदम से डर गई। उसे लगा जैसे वो सच में उसे थप्पड़ लगा देगा। सॉरी, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की, और सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि मैंने उस जैसे इंसान से प्यार किया, उसकी हर बात मानी। लेकिन मैं क्या करती, मैं मना करती थी ये सब करने के लिए, लेकिन वो रोने लग जाता। बोलता था मुझे चाहिए, मुझे देखना है बाबू, मुझे अच्छा लगता है। मैं और क्या करूँगा इनका? कुछ भी तो नहीं करने वाला। मैं तुम्हारा हबी हूँ, ये वो न जाने क्या क्या। मैं तो कब तक मना करती, आखिर मैंने हाँ कर ही देती थी, उसने रोते हुए कहा। इस दौरान वो बुरी तरह से कांप रही थी। ये सब सुनकर सारव चुप हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यार तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा था तुम एक समझदार लड़की हो, लेकिन तुम सच में बहुत भोली हो। आखिर कैसे कर सकती हो ऐसा? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम, मतलब क्या ही कहूँ। वो परेशान होकर बोला। आई एम रियली सॉरी, मैं सच में बहुत बेकार हूँ। सच कहूँ तो मुझे मर ही जाना चाहिए। मैं लायक ही नहीं हूँ जिंदा रहने के। ना मैं अपने मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा उतर पाई, ना ही अच्छे से पढ़ पाई।
और मैंने ये सब, मुझे अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कहकर वो फिर से फूट-फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे देखकर सारव का गुस्सा भी गायब हो चुका था। यही वजह थी कि उसने फिर शांभवी को खींचकर गले से लगा लिया। आप छोड़िए, अब तो मैं शायद इसके भी लायक नहीं हूँ। चुप, एकदम चुप, फालतू बकवास की ना तो कोई थर्ड क्लास आदमी किसी के साथ में धोखा करे और इस तरह की चीज़ें करे तो इसका मतलब ये है कि क्या वो किसी के लायक ही नहीं है? तुम अब भी वैसी ही हो जैसे पहले थी। उस वाहियात इंसान से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी अभी भी वही जगह है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें हैक करने के लिए मुझे उस घटिया इंसान के बारे में नहीं सोचना और ना ही तुम सोचोगी। आईना समझ, उसने अपनी बाहों में कसते हुए कहा। नहीं, मैं सही नहीं हूँ। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। सब मेरी गलती है। आज से सिचुएशन मेरी ही वजह से आई है। तुमने कोई गलती नहीं की है। तुम तो बस उससे प्यार करती थी ना, बेहद। उसे अपना पति मानती थी। तुम भरोसा करती थी उस पर। तुमने तो सब कुछ अपने रिश्ते के लिए किया, शिद्दत से निभाया, बगैर अच्छा बुरा सोचे। गलती तो उसने की ना, धोखा तो उसने दिया। उसने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे भरोसे को नहीं संभाला। तुमने अपना सब कुछ ये सोचकर दे दिया कि वो तुम्हारी इज्जत को ऐसे नीलाम नहीं होने देगा, लेकिन अब वो ये कर रहा है तो वो गलत है। तुम्हारी क्या गलती है इसमें? और सच कहूँ ना तो उसकी हैसियत ही नहीं थी तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे भरोसे को संभालने की। उसकी औकात ही नहीं थी तुम्हारी जैसी लड़की को संभाल कर रख पाने की। उसे नहीं पता उसने क्या खोया है। सच कहूँ तो वो ना घटिया नहीं बल्कि बेवकूफ़ है। उसे पता ही नहीं उसने किया क्या है। इसीलिए उसने तुम्हारी कद्र नहीं की, वरना तुम्हारी जैसी लड़की ऐसे ही नहीं मिल जाती किसी को। उसने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया। तुम देखना शांभवी, एक दिन वो इस बात के लिए ज़रूर पछताएगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा। और तुम क्या बोल रही थी कि तुम लायक नहीं हो? अरे वो साला खुद तुम्हारे लायक नहीं है। तुम ऐसा घटिया इंसान डिजर्व ही नहीं करती। तुम्हें पता तुम क्या हो और तुमने जो किया उस पर मुझे शर्मिंदगी नहीं बल्कि गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने जी जान से अपने प्यार को निभाया। सॉरी, मैंने उस वक्त तुम्हें डांट दिया, लेकिन क्या करता, वो शब्द देखकर आ गया गुस्सा। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और ये तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। सॉरी, बेवकूफ़ी नहीं, एक्चुअली तुम ना बहुत भोली हो। इतना नहीं होना चाहिए। इस तरह से तो कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। तुम्हें थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए थी इन सब में। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। और उसके लिए तुम्हें ना कहना आना चाहिए किसी को भी, चाहे तुम मुझसे प्यार ही क्यों ना करती हो। शाहरुख प्यार से उसे समझा रहा था। ये सब सुनकर अब शांभवी के आंसू भी थम चुके थे। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो, मुझे सोचने दो कि इसका क्या इलाज किया जाए। लेकिन हाँ, इतना जान लो, उसकी ये हरकत उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। देख लेना तुम उसे उसकी गलतियां, सॉरी, गुनाहों की, क्योंकि एक स्त्री और उसके प्रेम का अपमान करना और उसके विश्वास का फ़ायदा उठाना सबसे बड़ा गुनाह है और इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। शिव महादेव भी ऐसे लोगों को सज़ा देने वालों का ही साथ देते हैं और बदला तुम खुद लोगी। तुम्हें पता है ना, स्त्री के सम्मान के लिए महाभारत तक हुई है और भगवान श्री कृष्ण इसीलिए पांडवों की ओर थे, क्योंकि वो स्त्री के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए लड़ रहे थे। ऐसे लोगों को दंड देने की अनुमति ईश्वर भी देते हैं। उसने दांत पीसते हुए कहा और फिर प्यार से उसका सिर चूम लिया। तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये एनी हो या कोई और, तुम्हें कोई भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध छू भी नहीं सकता किसी भी तरीके से। उसने प्यार से कहा। सर, अब तो मैं उस जैसे इंसान को देखना भी पसंद नहीं करती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं उसके साथ रिश्ते में आई, पर अब मुझे उसे सबक सिखाना है। शांभवी उससे अलग होते हुए बोली। बिल्कुल, लेकिन अभी तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि तुम्हारा खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, ये जान लो कि एनी का इलाज मैं ढूंढ कर रहूँगा। अगर एनी तुम्हारे साथ कुछ करने की सोचता है तो उसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। मैं अब उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। सारव ने कहा। इस वक्त उसकी आंखों में अंगारे थे। उसे अब अनिमेष को सबक सिखाना था, किसी भी कीमत पर। उसके मुंह से ये सब सुनकर शांभवी को भी एक अलग से अपनेपन का एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ सारव था और इस बात से उसे भी हिम्मत मिल रही थी। वो प्यार से सारव का चेहरा निहार रही थी। अच्छा, अब चलो वापस हम सोचते हैं इसके बारे में और मुझे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि वैसे भी वो बोल रहा है ना
तो वक्त लगेगा, वो भी ऐसा कोई कदम इतनी जल्दी नहीं उठाएगा। इतना जान लो तो अभी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, उसका इरादा जो है, मतलब तुम्हारे साथ फिजिकल होना या जो भी, तो इतना जल्दी वो कुछ नहीं कर सकता। अभी तो वो बस धमकी देकर तुम्हारा यूज़ करना चाहता है, तो तुम भी अब उससे थोड़ा अच्छे से बात करना। मतलब समझ रही हो ना, तुम स्मार्टली टैकल करना है उसे। और मैं इस बीच सोचता हूँ कि कैसे उसे तरीके से सबक सिखाना है। पर हाँ, डोंट वरी, अभी आओ चलते हैं। उसने चलने के लिए कहा, लेकिन उसी वक्त शांभवी उसके गले लग गई। मुझे पता है अब सब सही हो जाएगा, आप सब ठीक कर देंगे। मुझे तो अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। वो मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब और सामने देखो, देखो कितना खूबसूरत दृश्य है। कहते हुए उसने इशारा किया तो शांभवी की नजरें भी उधर मुड़ गई। सामने नारंगी रंग का सूरज फिल्म के जैसे नजर आने वाले सफेद शीशे की तरह चमकते पर्वतों के पीछे छिपने के लिए तैयार हो रहा था। शांभवी ने एक नज़र सारव की ओर देखा, जो उस दृश्य में खोया हुआ था। आज सारव भी उसे हमेशा से अलग और खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर एक शालीन मुस्कुराहट और अच्छाई का नूर था। वो समझ गई थी कि उसके हृदय में कुछ खास पनप रहा था, जो सिर्फ सारव के लिए ही था। सूर्यास्त में खोए हुए हैं आप, लेकिन ये वक्त सूर्यास्त का नहीं बल्कि सूर्योदय का है। सूर्योदय मेरे नए जीवन का, मेरे मन के नए भावों का। मैंने कभी आपको लेकर कुछ नहीं सोचा था, कभी कुछ नहीं चाहा था, पर फिर भी मैं खींचती जा रही हूँ आपकी तरफ। आप क्यों हैं ऐसे, क्यों मुझे ऐसी उलझन में डाल रहे हैं? क्यों मैं सिर्फ हमारे सुलझे हुए दोस्ती के रिश्ते के बारे में ही नहीं सोच पा रही? क्यों दोस्ती से ऊपर वाली भावनाएं आ रही है? क्यों बस आपको देखते रहने का, आपको सोचते रहने का जी चाह रहा है? इतनी परेशान थी इन सब चीज़ों से, लेकिन जैसे ही आपसे बात की सब खत्म हो गया। अब तो ख्याल भी नहीं आ रहा कि एनी करे क्या करेगा या कुछ भी। पर बस विश्वास है कि आप हैं, तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये प्यार है तो एनी के टाइम जैसी फीलिंग क्यों नहीं है? ये क्या है जो इतना अलग है? क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये फीलिंग्स आप में भी है? आप भी यही सब सोचते हैं मेरे लिए? और पता है ये कब लगा? सबसे ज़्यादा तब, जब आपने कहा कि आपके लिए कोई मायने नहीं रखता कि मैं कैसी हूँ, मेरा उसके साथ क्या था। जब आपने ये कहा कि तुमने जो भी किया वो सिर्फ प्यार के लिए किया, तुम तो अपना रिश्ता निभा रही थी पूरी ईमानदारी से। लेकिन कोई और अगर फ़ायदा उठाता है तो वो गलत है, तुम नहीं। वो लायक नहीं है किसी रिश्ते के, प्यार के। वो अपवित्र है, तुम नहीं, क्योंकि उसने फ़ायदा उठाया है तुम्हारे भरोसे का। आखिर क्यों कहा आपने ये सब? आपने अपनी बात क्यों की कि आपके लिए नहीं मायने रखता? आप किसी और के बारे में भी बोल सकते थे, लेकिन आपने खुद के बारे में कहा, भले ही बाद में दोस्त होने का बोल दिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ दोस्ती की वजह से नहीं है। खैर आपका जो है वो आप जाने, मैं क्यों सोचूं। हाँ, पर मेरे मन में जो है वो सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ तो अलग है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये सब आपको बताऊं या ना बताऊं, और बताऊं भी तो कैसे? कहीं आप कुछ गलत तो नहीं सोचेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आई नो आप समझेंगे, पर मैं कैसे कहूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मन ही मन सोच रही थी। रात का अंधेरा भले ही अब पहाड़ों को अपने आगोश में ले चुका था, लेकिन होटल के टेरेस पर मौजूद इस रेस्टोरेंट को लाइट्स के साथ बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। टेरेस गार्डन होने के चलते पौधों के आसपास भी लाइटिंग की गई थी, जो कि और भी ज़्यादा बेहतरीन लुक दे रहा था। वे सभी डिनर पहले ही कर चुके थे और कुछ देर एंजॉय करने के लिए टेरेस पर बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। लाइट से जगमगाता शहर यहाँ से नजर आ रहा था। ऊपर ही डांस फ्लोर भी था, जहाँ म्यूजिक के साथ कुछ लोग डांस कर रहे थे। शांभवी अपने फ्रेंड्स के साथ एक टेबल पर बैठी हुई डांस देख रही थी और साथ में बातें भी कर रही थी। इस दौरान वो काफ़ी खुश लग रही थी। शारव को उसे ऐसे देखकर अच्छा लग रहा था। वो ये बात समझ चुका था कि शांभवी को उस पर भरोसा है। शायद यही वजह थी कि वो इतना एंजॉय कर पा रही थी। आयशा भी अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी। तभी वो नीचे उतरी और सारव के पास आ गई। सर चलिए ना, आप भी डांस कीजिए हमारे साथ, उसने सारव से कहा। अरे नहीं, तुम लोग करो, मुझे डांस नहीं आता। लेकिन सारव ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। सर प्लीज वन स्टेप, प्लीज ट्राई तो कीजिए। वो उसका हाथ खींचने लगी। इस दौरान शांभवी उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। सारव ने एक नज़र शांभवी की ओर देखा तो उसने भी डांस फ्लोर पर जाने का इशारा किया, तो वो आयशा के साथ चला गया।
ओके सॉन्ग मैं बताती हूँ, डीजे वाले भैया आ जाइए मैदान में। तभी शांभवी ने खड़े होकर कहा और डीजे की ओर बढ़ गई। इधर सारव भी डांस फ्लोर पर आ चुका था। किरण मैम और बाकी के स्टूडेंट भी जो बैठे हुए थे वो भी उठकर फ्लोर के पास ही आ गए। सर रेडी? शांभवी ने सारव को थंब दिखाया और उसके बाद म्यूजिक प्ले हुआ। सारव म्यूजिक सुन के ही समझ गया था कौन सा सॉन्ग है और उसने डांस शुरू किया। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हाँ, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। सारा सॉन्ग के साथ बहुत अच्छे से डांस कर रहा था। बाकी सब भी तालियां बजा रहे थे और धीरे धीरे थिरक रहे थे। शांभवी क्या किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सारव है जो इतना कम बोलता था और खुद में ही गुम रहता था। आयशा और उसके साथ कुछ और लड़कियां भी सारव के साथ डांस कर रही थी, लेकिन आयशा जैसे चाहती थी वैसे डांस नहीं कर पा रही थी उसके साथ। जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ सारे तालियां बजाने लगे। अरे वाह सारव जी, आप तो छा गए। बचना ए हसीनो। हाँ, किरण मैम हंसते हुए बोली। अरे अरे रुकिए, अभी मुझे भी तो छाना है। तभी शांभवी बोली और डीजे की तरफ देखा। अगले ही पल फिर से सॉन्ग प्ले हुआ। ओए चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर न जानी रामा। शांभवी ने डांस करते हुए शाहरुख को भी खींच लिया। फिर वो भी उसके साथ डांस करने लगा। दोनों डांस के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन दे रहे थे, जिससे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर न जानी रामा। दोनों बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे, जैसे उन्होंने पहले ही इसकी प्रैक्टिस कर रखी हो। वो दोनों डांस को इतना एंजॉय कर रहे थे कि उसके साथ बाकी सब भी बहुत एंजॉय कर पा रहे थे। तभी शारव ने किरण मैम को भी ऊपर खींच लिया तो वो भी उनके साथ डांस करने लगी। अब तो डांस फ्लोर पर बहुत से लड़के लड़कियां आकर उनके साथ डांस करने लगे थे। जो नीचे थे वो भी नाच रहे थे। इस दौरान बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ सारे जोर जोर से चिल्लाने लगे, वाओ ये। इसके साथ ही वो सीटियां भी बजा रहे थे। वाओ, आज तो मज़ा ही आ गया। सच में सारो, आप तो कमाल हैं। और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबसे छिपा कर रखी है। किरण मैम ने हंसते हुए पूछा तो सारो भी हंस दिया। अरे मैम, बस आप सबके साथ कर लिया, वरना मुझे भी नहीं पता था कि मैं डांस कर सकता हूँ। वो बोला। अरे वाह, डांस पार्टी हो रही है। तभी पीछे से एक 30-32 साल की एक लड़की ताली बजाते हुए आती है। गाइज लिसन टू मी, मैं आप सबको इन्फॉर्म करने के लिए आई थी। वो बोली। जी ऋचा जी, बताइए। सारव के साथ बाकी सब भी उसकी तरफ मुड़े। हाँ, तो कल हम सब जा रहे हैं सोलंग घाटी। दिस इज सोलंग वैली और ये बहुत खूबसूरत और ज़्यादा फेमस है और ब्यूटीफुल भी। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, ओपन जीप की सवारी कर सकते हैं, इवन आप स्कीइंग भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे, वैसे तो आप सब स्टूडेंट हैं, बट फिर आप चाहे तो अपने पार्टनर पर बर्फ़ के गोले भी फेंक सकते हैं। दिस इज रियली वेरी अमेजिंग प्लेस। तो कल हम जल्दी जाएंगे और आप सबके लिए अच्छी बात यह है कि आज वहाँ पर स्नोफॉल बहुत हो रही है। सो लेट्स एंजॉय, दिस इज ए गुड न्यूज। और कल हम सबको जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। हम वहाँ फिर खूब एंजॉय करेंगे। ओके, अभी मैं जाती हूँ, बाय, उसने कहा और सब और भी ज़्यादा खुश हो गए। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। इधर शांभवी और सारव दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। अलका उन दोनों को ही अपने साथ खींच ले गई थी और इस वक्त वो तीनों साथ में बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे थे। किरण मैम और कुछ स्टूडेंट सोने के लिए अपने अपने रूम्स में चले गए थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहीं बैठे हुए थे। जहां अलका उन दोनों के डांस के बारे में बात कर रही थी, वहीं उन दोनों की नज़रें तो बस एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी। भले ही वो लोग मस्ती भरे सॉन्ग्स पर डांस कर रहे थे, पर जब सिर्फ वो दोनों ही फ्लोर पर थे तब उनके बीच एक अलग ही केमिस्ट्री दिखने को मिल रही थी। यहाँ तक कि खुद उन दोनों का हाल भी ऐसा ही था। उन्हें भी ये बहुत भा रहा था, जाने क्यों वे कुछ और ही सोच ही नहीं पा रहे थे। इधर कोई था जो उन्हें इस तरह देखकर चिढ़ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि आयशा थी। ये शांभवी हमेशा बीच में क्यों आ जाती है? मैं सर को खींचकर ले गई थी कि उनके साथ अकेले डांस करूंगी किसी रोमांटिक सॉन्ग पर, लेकिन इसने डीजे को बोलकर सब ऐसी की तैसी कर दी। और सर को भी पता नहीं क्या पड़ी है जो हर टाइम बस इसी शांभवी के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। जिस तरह से ये दोनों डांस कर रहे थे, अभी जैसे देख रहे हैं एक दूसरे को, ये कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। जरूर कुछ तो है इनके बीच जो ये सबसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छिपा नहीं पा रहे। ये सारों सर पता नहीं क्यों उसे इतना अटेंशन दे रहे हैं। इन्हें कोई और नहीं मिली क्या? शक्ल तो देखो कैसी बकवास सी है। यहाँ मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ फिर भी मुझसे बात नहीं करते। मुझे इनके बीच
एक कनेक्शन सा क्यों लग रहा है। वो उफ, मैं सच में पागल हो जाऊंगी अगर कुछ देर इन्हें यहाँ खड़े रहकर देखती रही। वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी। इस दौरान उसके चेहरे और बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे शांभवी से जलन हो रही है। अरे सर शांभवी, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, आप दोनों मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। मैं कितनी देर से बकबक कर रही हूँ लेकिन लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है। नैन मटक्के से अलका बोली तो दोनों ही चौंक गए। वाट, नैन मटक्का, तेरा ना दिमाग खराब है, कुछ भी बकवास कर रही है, शांभवी ने झेपते हुए कहा और इधर सारव ने भी दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया। ओके ओके ठीक है, मेरा दिमाग खराब है, लेकिन अभी चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी निकलना होगा। अलका ने कहा तो उन दोनों ने भी हाँ में सिर हिला दिया और नीचे आ गए। ओए शांभवी, सच सच बता क्या चल रहा है। अलका ने रूम की लाइट्स बंद करते हुए शांभवी से पूछा तो वो चौंक गई। कहाँ क्या चल रहा है, उसने पूछा। तू ना ज्यादा बन मत, मैं तेरी और सारव सर की बात कर रही हूँ, उसने बेड पर लेटते हुए कहा। पता नहीं यार, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है फिलहाल, शांभवी ने जवाब दिया। ओके मान लिया, पर जल्दी दियो खुशखबरी, और पार्टी भी चाहिए मुझे तुम दोनों के साथ। वो हंसी। अभी सो जा, गुड नाइट, उसने बोला तो शांभवी भी लेट गई। हालांकि अब उसकी आंखों में नींद की बजाय सारव तैर रहा था। उसे वो सब कुछ याद आ रहा था जब वो वहाँ सनसेट पॉइंट पर था, और अभी जो भी हुआ टेरेस पर, वो सब। उसे जैसे ही सारव की वो प्यार से उसे तकती नजरें याद आई तो उसे शर्म आ गई, जबकि वो अभी उसके साथ था भी नहीं। वो समझ गई थी कि उसकी फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ने लगी है, लेकिन जो भी था उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ वो सारव के ख्यालों में खोई हुई थी, वहीं सारव भी इस वक्त बेड पर लेटे हुए करवटें बदल रहा था। उसे भी रह रहकर शांभवी के साथ बिताए गए पल याद आ रहे थे। उसका उसके ऊपर हक जताना याद आ रहा था जब आयशा उसे ले गई, लेकिन वो भी पूरे हक से डांस करने के लिए आ गई। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो उसे कनखियों से देख रही थी बार बार, और जैसे ही वो देखता वो उससे नजरें और दोनों की नजरें टकराती तो तुरंत अपनी पलकें झुका लेती या दूसरी तरफ देखने लगती। ये सब सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शांभवी, क्या हो रहा है मुझे, क्यों हर पल बस तुम नजर आती हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए इतना अलग क्यों फील करने लगा हूँ। लेकिन ये जो कुछ भी है ना, बहुत खूबसूरत है। इस एहसास में बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। अभी अभी मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ, नींद नहीं आ रही, बस तुम ही हो। लेकिन अब सोने भी दो ना। बाय, गुड नाइट। वो खुद में ही ऐसे बड़बड़ा रहा था जैसे शांभवी उसके पास ही हो, और फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद ली। इधर अनिमेष इस वक्त सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर व्हाट्सएप मैसेज की नोटिफिकेशन आई। उसने चेक किया तो कोई वीडियोस थी। उसने तुरंत प्ले किया। ये वही शांभवी और सारव के डांस और साथ में बैठे होने की वीडियोस थी। जैसे जैसे वीडियोज आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे एनी का गुस्सा भी बढ़ रहा था। वीडियो खत्म होने के बाद उसने जोर से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। लगता है मेरी बात को इसने सीरियस नहीं लिया। कोई नहीं, मैं भी कम नहीं हूँ। वो गुस्से से बुदबुदाया और कंबल ओढ़ लिया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा, आखिर अब एनी क्या करने वाला है, और उसे वो वीडियो किसने सेंड की, और सारव और शांभवी क्या सोलंग वैली पर और भी करीब आएंगे। क्या शांभवी अपने जज्बातों को सारव से बता पाएगी। जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।